Hello students, welcome to our YouTube channel. We started MCQ series of NTA NET पेपर 1। तो आज का जो ये वीडियो है वो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर 1 की यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। आज है पार्ट 3 आपके क्वेश्चंस का। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। The second most important source after fossil fuels contributing to India's energy needs is कि इंडिया में एनर्जी की जो नीड है उसमें फॉसिल फ्यूल्स के बाद में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। ओके, तो वो कौन सा सोर्स है। फर्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी, सेकंड है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन थर्ड इज हाइड्रो पावर एंड लास्ट इज विंड एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि सोलर एनर्जी क्या होती है। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, जो हमें सन से मिलती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। जैसे कि इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा बहुत जगह सोलर पैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी वो होती है कि जैसे कि कोई भी एटम होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर रखने वाली जो एनर्जी होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे एटम्स होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे है लास्ट थर्ड इज हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर क्या होता है, हाइड्रो पावर जो फ्लोइंग ऑफ वाटर होता है, वाटर का जो फ्लो होता है ना, उससे जो एनर्जी कन्वर्ट करके जो एनर्जी बनाई जाती है उसे हम हाइड्रो पावर बोलते हैं। वाटर के फ्लो का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इज कॉल्ड हाइड्रो पावर, इसे हम हाइड्रो पावर कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो पावर रिलेटेड है वाटर से। फिर लास्ट इज विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी क्या होती है, जो कि हमें विंड से मिलती है, विंड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब आपका क्वेश्चन है इंडिया में मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बता दिया है कि सबसे फर्स्ट है हमारे फॉसिल फ्यूल्स, जिनसे कि ऊर्जा मिलती है, एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या आते हैं, कोल हो गया, ऑयल हो गया, इस जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है, और सेकंड जो है हमारा मोस्ट जो जिसका कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जिससे, वो सेकंड है हमारा हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर क्या होता है, मैंने बताया वाटर से रिलेटेड, वाटर के फ्लो से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसे हम हाइड्रो पावर बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड है हमारा हाइड्रो पावर। और थर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो थर्ड जो है सबसे ज्यादा यूज इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का किया जाता है, एनर्जी के प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे लास्ट है। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज सबसे कम किया जाता है इंडिया में एनर्जी को प्रोड्यूस्ड करने में। ठीक है, तो फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स एंड सेकंड है हमारा हाइड्रो पावर। ये आपको लर्न कर लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि फर्स्ट हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, सेकंड है हाइड्रो पावर, थर्ड इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड फोर्थ इज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रो पावर। ओके, जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट की जाती है फॉसिल फ्यूल्स के बाद में इंडिया में। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स एन इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिक्टर स्केल इम्पाइल्स। ओके, तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो रिक्टर स्केल है, क्योंकि जो अर्थक्वेक्स हैं उनको उनके मीजर के लिए क्या बनाई गई है, रिक्टर स्केल। ठीक है, तो उसके परिमाण एक की वृद्धि का क्या अर्थ होता है। ओके, तो हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा a tenfold increase in the amplitude of seismic waves. Okay, b is a tenfold increase in the energy of the seismic waves. Option C is twofold increase in the amplitude of seismic waves and D is twofold increase in the energy of seismic waves. Okay, तो हमें ये बताना है। तो आप लोगों को ये याद कर लेना है कि जो हमारा अर्थक्वेक्स होते हैं ना, उसकी रिक्टर स्केल जो होती है, तो उसमें एक जो है हमारा एक जो हमारा एम्पलीट्यूड है उसमें इंक्रीज का मतलब क्या होता है। तो उसमें इंक्रीज का मतलब होता है कि एक यूनिट की इंक्रीज का मतलब होता है 10 फोल्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ओके, 10 गुना वृद्धि उसके एम्पलीट्यूड में, इसका मतलब होता है एक यूनिट के इंक्रीज का। ओके, तो ये आपको एज इट इज आपको
कुछ चीज़ें जो हैं लर्न करने की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ओके, जो ये फ्रेज है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, आम व्यक्तियों की ट्रेजेडी, ये जो कहावत, ये फ्रेज है वो किसके कंटेक्स्ट में कहा गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, ट्रेजिक इवेंट रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ पॉइजन्स गैस। ओके, पॉइजन्स गैसेस के फैलने के कारण जो भी नुकसान हुआ है उससे रिलेटेड है ये। ऑप्शन बी, ट्रेजिक कंडीशंस ऑफ पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनके उनसे रिलेटेड है ये फ्रेज। ऑप्शन सी, डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड है। ऑप्शन डी, क्लाइमेट चेंज। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है ये रिलेटेड है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज से। क्यों है? क्योंकि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, पॉइजन्स गैसेस के कारण जो भी डैमेज होता है उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसके कारण जो भी डैमेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट बोलते हैं एक तरीके का। और ये जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है फ्रेज रिलेटेड है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन से। ओके, क्योंकि हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे आसपास में, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हैं उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन कैसे? कि काटे जा रहे हैं फॉरेस्ट। ओके, जैसे कि हमारे पेड़ों को काटा जा रहा है तो ये उनका क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हम सभी का कम से कम ये एक मोटिव तो हम सभी का होना चाहिए कि हमें हमारे जो फॉरेस्ट है उन्हें बचाना चाहिए, हमारे ट्रीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यही है कि ये फ्रेज इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ये रिलेटेड है हमारे रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो मैं आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ओजोन डिप्लेशन, ऑप्शन बी इज हजार्ड्स वेस्ट, ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो ओजोन डिप्लेशन जो है उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी से हजार्ड स्पेस, इसके लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए हैं। ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज, तो इससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल था वो था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ एमिशंस लीडिंग टू द इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन एज ए पॉल्यूटेंट। ओके, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो ओजोन है हमारी, जो ओजोन सरफेस है उसके पॉल्यूट होने का मेन सोर्स क्या है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑप्शन बी इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सी वेटलैंड्स, एंड लास्ट इज फर्टिलाइजर्स। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ओजोन जो है हमारी, उसका जो सरफेस है वो पॉल्यूट क्यों हो रहा है, उसका डिप्लेशन क्यों हो रहा है ओजोन का। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ओजोन का डिप्लेशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण भी हो रहा है, जैसे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग का यूज हो रहा है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग से क्या निकलती है, हम ऑप्शन बी को डिस्कस करेंगे पहले। तो रेफ्रिजरेटर और जो एसी हैं उनसे बहुत ज्यादा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है गैस वो रिलीज होती है रेफ्रिजरेटर एसी से, जिससे ओजोन का डिप्लेशन होता है। ठीक है, और जो ऑप्शन ए है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो गैस रिलीज होती है वो होती है CO2। ओके, तो इससे भी CO2 से भी, ये भी ग्रीन हाउस गैस है CO2, और CFC भी और मीथेन भी, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और इन तीनों से क्या हो रहा है, हमारे ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, ऑप्शन में दे रखा है वेटलैंड्स, तो मैंने बताया था आपको वेटलैंड्स क्या है, सोर्स है मीथेन का। ओके, मीथेन का क्या है, ये सोर्स है। आप लोगों के इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि ओजोन के पॉल्यूट होने का क्या मतलब, कि कौन ओजोन को पॉल्यूट करने का सोर्स है इनमें से। तो ओजोन को पॉल्यूट ट्रांसपोर्ट सेक्टर से CO2 निकलती है, ये भी कर रही है। रेफ्रिजरेटर जो एयर कंडीशनिंग है उनसे CFC निकल रही है, तो ये भी ओजोन को पॉल्यूट कर रही है। लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा देना है जो कि एक ही हो सकता है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी कौन सी गैस का है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है CO2 का है, 50%। ओके, 50% CO2 होती है।
एंड मीथेन जो है वो 18% होती है, CFC का 14% है और नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है। तो सबसे ज्यादा परसेंट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा CO2। सबसे ज्यादा ये होती है जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकलती है, तो ओजोन का जो पॉल्यूट करने में सबसे ज्यादा योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन इसी का है। ओके सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप सभी के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ओके सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।